आज का टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्यों पढ़नी है बेसिकली हमने प्रॉपर्टीज़। 4.1 में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सीखा। ठीक है, कि अलॉन्ग विद रो या अलॉन्ग विद कॉलम हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। सपोज अब ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, तो मैं कहाँ से एक्सपेंड करूँगा। मुझे ईजिली पता है कि भाई जहाँ ज़्यादा जीरोज़ होंगे मैं उस जगह से एक्सपेंड कर दूँगा इसको। अभी कॉलम 1 में ज़्यादा जीरोज़ हैं तो मैं कॉलम 1 के थ्रू क्या कर दूँगा, इसको एक्सपेंड कर दूँगा और आंसर निकाल लूँगा। तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 14 माइनस 18 माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट आ गया। लेकिन अगर जीरोज़ हो ही ना तो फिर वही लॉन्ग प्रोसेस की तीनों एलिमेंट को हमने मतलब अगर किसी रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, किसी कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम लोग को तीनों एलिमेंट लेने ही पड़ेंगे। ठीक है, और अगर डिटरमिनेंट हो इस फॉर्म में, सपोज ABCDEFGHI, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा अलॉन्ग विद रो और अलॉन्ग विद कॉलम। तो हम लोग प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली उस बात पे आते हैं। टू सिंप्लीफाई आर डिटरमिनेंट प्रोसेस। ठीक है, आर डिटरमिनेंट प्रोसेस, कि किस तरह से हमें लॉन्गर वे में ना जाके हम सिंप्लीफाई कर सके प्रोसेस को अपने डिटरमिनेंट निकालने की। ठीक है, ओके, चलो फिर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged if it's rows and columns are interchanged। ठीक है, समझो क्या कह रहे हैं कि मान लो कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है आपको, ठीक है, ओके, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, अगर आप इनकी रोज और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, आप ट्रांसपोज भी कह सकते हो कि वही बेसिकली वही चीज़ होती है। तो 1 4 3 3 2 1 4 5 6, तो तब भी क्या आएगी, दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से एक चीज़ हमें पता लग गई कि मॉड A की वैल्यू जो होती है वो उसके ट्रांसपोज करने के बाद जो डिटरमिनेंट निकलता है उसके भी इक्वल होती है। ठीक है, ओके, प्रॉपर्टी नंबर 1। ओके गाइस, प्रॉपर्टी 2 ये क्या कहती है, इफ़ एनी टू रोज या फिर कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। ठीक है, दो कॉलम और दो रो में एक बात हो रही है कि कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो अगर इंटरचेंज की जाती है, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस। ऐसा मैट्रिक्स में नहीं होता था ना, मैट्रिक्स में नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, ठीक है, कि हम लोग मैट्रिक्स में जब हमने एलिमेंट्री रो किया था उसमें ऐसा कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होती, लेकिन इसमें वैल्यू निकलती है। डिटरमिनेंट में एक प्रोसेस है कि पूरा वैल्यू निकालना होता है, तो इसके साइन भी आप क्या करोगे, चेंज कर दोगे। क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। कैसे करोगे चेंज, वो देखते हैं। सपोज अगर डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अगर आप R1 इंटरचेंजेस टू R2 कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, R2 R1 की जगह पे आ जाएगी, R1 R2 की जगह पे आ जाएगी, और इस डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। या अगर आप C1 और C2 या फिर कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो आपस में, तो क्या होने वाला है, ठीक है, C2 258, C1 147 है, 369, तब भी एक नेगेटिव साइन आ जाएगा इसके आगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। कहता है इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स
ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या होता है कि दोनों रोज में या फिर दोनों कॉलम्स की बात अगर हो रही है तो उनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, सेम, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सपोज एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ मुझे ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी है और यहाँ है आपके पास डी ई एफ। तो क्लियरली C1 और C2 आइडेंटिकल है, ठीक है। तो C1 एंड C2 आइडेंटिकल है तो इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बाय दिस प्रॉपर्टी। कैसे हुआ ये चीज़ देखते हैं। अगर मान लो मैं इसको प्रूविंग उस पर ले जाऊँ, ठीक है। मैंने क्या किया, अपनी पिछली जो हमने प्रॉपर्टी समझाई उसके हिसाब से मैंने क्या करा, C1 और C2 को इंटरचेंज कर लिया, ठीक है। C1 C2 क्या कर दिया, इंटरचेंज, ठीक है। इंटरचेंज कर रहे हैं भाई, ठीक है। इंटरचेंज करो तो वो सेम ही किया हमने एक तरह से, ठीक है। लेकिन इंटरचेंज किया है, प्रॉपर्टी लगाई है, तो हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एक नेगेटिव। तो ये भी तो एक डिटरमिनेंट ही है ऊपर वाला, सेम। तो अगर मैं कर दूँ डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल्स टू कितना, 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो यानी कि 2 रोज या 2 कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो, मतलब कि उनमें सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कहता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या फिर कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट k, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय k, ठीक है। क्या है इसका मतलब, समझो। मान लो कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है, कुछ भी मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ भी मान लिया हमने, ठीक है। अगर वो कहता है कि अगर आपने R1 को मल्टीप्लाई किया है किससे, KR1 से, ठीक है, KR1, या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सेम केस अगर मल्टीप्लाई कर दो आप, R1 गोज़ टू लिख लोगे KR1, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, k से मल्टीप्लाई होगी। तो क्या हो जाएगा, k 2k 3k 4 5 6 7 8 9। अब आप पूछोगे सर ये कैसे कर रहे हो, क्योंकि जब मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे तो पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता था, यहाँ सिंगल रो से आपने मल्टीप्लाई किया और वैल्यू जो होगी k टाइम्स होगी, ठीक है। देखते हैं उसको कैसे समझते हैं, समझो इस चीज़ को। मान लो अगर ये कोई मैट्रिक्स होता, ठीक है, तो अगर मेरे को इसको k से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करता हूँ, k a इज इक्वल्स टू k 2k 3k 4k 5k 6k 7k एज ऑन 8k 9k, ठीक है। ये पूरे एलिमेंट्स पूरे मैट्रिक्स में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये कांस्टेंट। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में आप किसी पर्टिकुलर रो से अगर या किसी पर्टिकुलर कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर देते हो कोई कांस्टेंट, तो उसकी जो वैल्यू है, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, वो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो k टाइम्स हो जाती है। क्या होती है, k टाइम्स हो जाती है। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और आपने यहाँ पे फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई किया, अगर मैं सबको कर देता तो यहाँ तीनों में से आप k कॉमन लेते थे। अगर यहाँ से तो अगर सिंगल k कॉमन आ सकता है मैट्रिक्स के अंदर से, लेकिन यहाँ पे जो है k यहाँ से और k यहाँ से, तो ये k क्यूब और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हो जाता, ठीक है। प्रूफ करके देखते हैं ये चीज़। देखो क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली हम अगर मॉड ए दिया हुआ है, मान लो ABCD डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अब हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको रो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो ये हो जाएगी 2A 2B, और बाकी ये दूसरी रो वैसे रहेगी, और तब भी ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट से भी मल्टीप्लाई होगा वैल्यू। आप चेक कर सकते हो, जब आप किसको डिटरमिनेंट निकालोगे तो 2AD माइनस में 2BC, 2 कॉमन लेते हो तो AD माइनस BC, तो AD माइनस BC क्या था, डिटरमिनेंट यही तो था, तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर हम मैट्रिक्स में बात करते हैं, ठीक है, अगर आप मैट्रिक्स में बात कर रहे हो और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और सबको मल्टीप्लाई कर देते, मतलब डिटरमिनेंट ही रखो चाहो तो इसे ABCD, ठीक है, और हम अपने आप को ठीक प्रूफ करेंगे तो क्या आएगा, 2A 2B अगर मैंने कर दिया इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, अभी 2:2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ से 2 कॉमन भी आता है, यहाँ से भी 2 कॉमन, इसका मतलब 4 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट बनेगा, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगा, तो यानी कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया होगा, तो 4 टाइम्स ही बनना चाहिए था। तो 4AD माइनस में 4BC, कॉमन लो 4 AD माइनस BC, तो 4 टाइम्स ऑफ मॉड,
ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसमें कि अगर किसी भी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी उतना ही टाइम्स हो जाती है। के टाइम्स अगर मल्टीप्लाई किया है तो वो के टाइम्स हो जाएगी। और किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आप 2 बार करते हैं यहाँ पे, के यहाँ भी मल्टीप्लाई करते तो के यहाँ भी मल्टीप्लाई करते तो ऑटोमेटिकली दोनों से के कॉमन भी ले सकते थे, तो आपका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो के स्क्वायर इंटू दैट डिटरमिनेंट हो जाता, ठीक है। अगर तीनों में मल्टीप्लाई करते तो तीनों में से कॉमन भी ले सकते थे फिर, तो फिर क्या होता, के और के यहाँ से कॉमन आता तो के क्यूब मल्टीप्लाई होती किससे, डिटरमिनेंट्स, ठीक है गाइस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे गाइस, कहता है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, एक रो एक कॉलम की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ अ डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। क्या कह रहा है समझो। मान लो एक डिटरमिनेंट दिया हुआ था हमारे को, से a प्लस अल्फ़ा, b प्लस बीटा एंड c प्लस गामा, ठीक है, d e f g h i ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो रो है, एक रो में डिटरमिनेंट की एक्सप्रेस हुई है सम ऑफ टू टर्म्स है ना यहाँ पे, ठीक है। 2 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता, यहाँ प्लस b प्लस बीटा प्लस गामा हो जाता, c प्लस गामा प्लस अल्फ़ा हो जाता, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे 2 हैं तो हम लोग इसको ब्रेक करेंगे 2 डिटरमिनेंट्स में। अगर 3 होती तो हम ब्रेक करते 3 डिटरमिनेंट्स में, ठीक है। कैसे ब्रेक कर रहे हैं हम लोग समझो, a b c d e f g h i प्लस अल्फ़ा बीटा गामा डी ई एफ जी एच आई। इस तरह से ब्रेक हो सकती है। अगर तीसरी टर्म भी होती इसी रो में, इनके साथ तीसरी टर्म भी होती तो हम लोग तीसरा डिटरमिनेंट उस तीसरी टर्म को लेके बना सकते थे, ठीक है। कई बार कई बच्चों की क्वेरी होती है कि सर इस तरह का डिटरमिनेंट भी क्या ब्रेक किया जा सकता है, तो मैंने प्रॉपर्टी में क्या समझाया कि सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो, अ सिंगल रो या फिर कॉलम, तो ऐसा तभी हो सकता है जब सिर्फ सिंगल रो या कॉलम के अंदर डिटरमिनेंट को एक्सप्रेस किया हो सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स के साथ, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स में हो सकता था, मैट्रिक्स अगर ऐसा होता जैसे 2 मैट्रिक्स दी होती तो मैट्रिक्स बन जाती, तो ये होता ना ए डी जी बी ई एच सी, 2 अलग अलग मैट्रिक्स होती है, उसको ऐड कर सकते हो ना आप। अगर आपके पास यहाँ पे ये चीज़ है बी ई एच सी एफ आई डी जी एन जे, आप आपसे ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमेशा एक रो या एक कॉलम के अंदर ऐसा हो तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, कहती है, लंबी चौड़ी काफ़ी लेकिन हम लोग कर चुके हैं, इनको एलिमेंट्री रो में यूज़ कर चुके हैं चीज़ें। इफ़ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, इफ़ to each element of any row or column of a determinant, the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same. That is, the value of determinant remains same if we apply following operation। देखो कौन से ऑपरेशन है वो, जैसे कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर आप ये ऑपरेशन लगाते हो उसमें r1 goes to, ठीक है, r1 प्लस 2r2, ठीक है, या फिर c1 गोज टू सम c1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ c2, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेशन ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप लगाओ r1 गोज टू 2r1, ठीक है, r1 गोज टू 2r1, तो डिटरमिनेंट में ऑपरेशन नहीं लग सकता, ठीक है। क्योंकि अभी आपको बताया कि अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उस टाइम डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो भी ट्वाइस हो जाएगी ना, तो आप इस ऑपरेशन को यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर आप इन दोनों में से कोई ऑपरेशन यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, r1 प्लस 2r2, तो a1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b1, a2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b2 एंड a3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ b3। ऐसे ही कॉलम में भी करते
तो कॉलम में ये सेम ऑपरेशन इस तरह से चल जाता, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आप इसको 2R1 करते हो, ठीक है, R1 गोज़ टू 2R1, तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट की तरफ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो इस चीज़ को, अगर आप करना चाहते हो, अगर आपको कहीं ज़रूरत है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो आप क्या करोगे, अगर आप इस रो को 2 टाइम्स बनाना चाहते हो या k टाइम्स बनाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि अगर इसको k टाइम्स बनाना है तो आप पहले यहाँ पे 1/k से डिवाइड कर दो, k एंड k से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट ये k यहाँ से कॉमन आएगा तो ये k कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगी। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज नहीं करना है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात कि अगर आपको कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी है या डिवाइड करनी है, अगर किसी से डिवाइड करना है तो यहाँ बाहर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। ओके, ये थी आपकी 6 प्रॉपर्टीज़, एनसीईआरटी में अवेलेबल हैं 6 की 6 प्रॉपर्टीज़। एक बार रीड करो वहाँ से भी, और जो क्वेरीज है पूछो प्लीज़, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। क्वेश्चन आता ही आता है इसका, और इसको इन चीज़ों को समझ के ही करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ को समझ के करना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, ओके।